नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के दूसरे जो पार्ट है उसके बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। दूसरा जो भाग है वो है शब्द विचार। इससे पूर्व हमें पता होना चाहिए कि शब्द है क्या। शब्द वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को कहते हैं। शब्द वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यदि निरर्थक अर्थ कोई निकलता है तो उसको हम शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। तो सामान्यतः प्रश्न था कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, परंतु सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। राम है, श्याम है, मोहन है, दिल्ली है, ताजमहल है इत्यादि। फिर एक छोटा सा प्रश्न साथ में था कि शब्द और पद के बारे में हमने पीछे चर्चा की थी कि शब्द और पद हैं क्या। शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है। शब्द के बारे में पढ़ा कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, परंतु जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्यवहारिक और व्याकरणिक कार्य करने लग जाता है तो शब्द पद बन जाता है। शब्द पद बन जाता है। जैसे मोहन खाना खाता है या राम खाना खाता है या वह दिल्ली जाता है, ये शब्द है वो पद में शामिल हो जाता है। फिर बात आती है कि शब्द के भेद। वर्गीकरण के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 बनावट के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। सर्वप्रथम हम अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 भेद, शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है कि किसी अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को, किसी अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात जिनका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वही सार्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। जैसे पानी है, चाय है, रोटी है, कपड़ा है इत्यादि। फिर बात आती है कि निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या है कि जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात ये स्वतंत्र अर्थ को प्रकट करने में सक्षम नहीं है। अर्थात जो अपने स्वतंत्र रूप को प्रकट, अर्थ को प्रकट नहीं कर सकते, जिनका कोई अपना एक वजूद नहीं होता, परंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर के अपने अर्थ के भाव को प्रकट कर देते हैं। भाव को तो प्रकट कर देते हैं, परंतु यदि हम कहें कोशागत, जो हमारी डिक्शनरी होता है, शब्दकोश होता है, उसके अंदर उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे रोटी वोटी, चाय वाय, पानी वानी। रोटी तो ठीक है, सार्थक शब्द है, परंतु वोटी का कोई अर्थ नहीं होता। चाय ठीक है, वाय का कुछ नहीं। ये सामान्यतः भाव होते हैं। जब कोई घर पे कोई मेहमान, कोई आगंतुक जब आता है तो उसको सामान्य सा प्रश्न करते हैं, चाय वाय लेंगे? तो चाय तो ठीक है, वो वाय क्या, पानी वानी लेंगे? तो ये पानी ठीक है, वानी नहीं। ये एक ध्वनात्मक शब्दावली है। ध्वनि के आधार पर सामान्यतः एक बोलचाल का लहजा है, इसलिए हम निरर्थक शब्दों की श्रेणी में इसको लेते हैं। अर्थात जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, ना ही ये कोशागत शब्द हैं, इनका किसी शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं है। दूसरा आता है बनावट। व्युत्पत्ति, बनावट या रचना एक ही बात है। व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के जो भेद हैं वो 3 हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं होता। यदि हम खंडित कर देते हैं किसी शब्द को खंडित करने का अर्थ होता है टुकड़े करना, बांटना।
विभाजन करना, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात वो अखंड रहकर ही, अखंड मतलब बिना बांटे रहकर ही अपने अर्थ को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। जैसे गीता है, घर है, राज है। जैसे राज मा जय कर दें, राज का तो ठीक है, परंतु राज मा जय करने के बाद, खंडित करने के बाद में कोई अर्थ नहीं निकलता। रोग है, रोज मा में गए, यदि इनको हम अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है कि शब्दों के मेल से बना शब्द है ये, अर्थात दो शब्दों के मेल से जो बना शब्द है, जिनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है, अर्थात टुकड़े करने के बाद भी उनका अर्थ निकलता है, वो हैं यौगिक शब्द। जिनका खंडन कर दें तो उसके बाद भी उनका अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय है तो विद्या और आलय, विद्या जमा में आलय, विद्या का घर, मंदिर। रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी शब्द है, इनका खंडित कर दें रेल जमा गाड़ी, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। तो ये हैं यौगिक शब्द, दो शब्दों के मेल से बनता है जिनका कोई अर्थ निकले। उसके बाद है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक का ही एक पार्ट है, यौगिक शब्द ही होते हैं ये, परंतु यौगिक और योग रूढ़ में थोड़ा सा अंतर है। यौगिक तो है कि शब्दों के मेल से बना जिनका खंड करने पर सार्थक अर्थ निकलता हो, परंतु ये यौगिक शब्द होते हैं परंतु जिनके खंड करने पर ये सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते, बल्कि विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ को की प्रधानता को व्यक्त नहीं करते, परंतु विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे होते हैं योग रूढ़। जैसे पंकज, पंक जमा में जय, अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला। जलज, जल जमा जय, जो जल से उत्पन्न हुआ है। लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा उदर, अर्थात जिसका लंबा पेट हो, ये विशेष अर्थ को। लंबोदर गणेश का एक पर्यायवाची शब्द है, अर्थात विशेष अर्थ को, बल को प्रकट करते हैं। उसके बाद आता नंबर 3 पे आता प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो दो हैं, विकारी और अविकारी। विकारी को व्ययी शब्द भी कहते हैं, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। विकारी या व्ययी अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण अपने रूप को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, अर्थात जिन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो, यदि परिवर्तन होता है तो वो विकारी हैं। इनके 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके 4 पार्ट हैं, 4 भेद हैं। उसके बाद अविकारी या अव्यय, जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण अपने रूप को नहीं बदलते, अर्थात जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वे हैं अविकारी। इसके भी 4 ही पार्ट हैं, 4 भेद हैं इसके। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अलग से आता है। जो कक्षा 8 तक के विद्यार्थी हैं उनके लिए निपात का इतना महत्व नहीं है। जो 9 से 12 के जो विद्यार्थी हैं उनमें ये 5 इसके अविकारी के पार्ट आते हैं। तो ये विकारी और अविकारी, एक जो भाग रहता हमारा उत्पत्ति के आधार पर, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप जो ये बताया गया, समझाया गया है, इसको आप देखिए, सुनिए, समझिए, और अगली वीडियो के लिए हम फिर उत्पत्ति के जो शब्द का एक वर्गीकरण के आधार पर जो है उसका भेद है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।